ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग जो ड्राइंग का हमारा चल रहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। फर्स्ट ईयर में किन के लिए है, तो फर्स्ट ईयर के जो भी हमारी इंजीनियरिंग ट्रेड होती है उनमें फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट कॉमन रहता है, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक और जो भी आपके जिसमें भी ड्राइंग है फर्स्ट ईयर में आपके, ठीक है। अगर आपके ड्राइंग में आपके अगर फर्स्ट ईयर में ड्राइंग का सब्जेक्ट है तो सबके लिए एक कॉमन ही रहेगा, ठीक है। और इसमें जो है आज हम लोग कौन सा क्लास सॉल्व करेंगे, आज पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। इसके पहले पार्ट 5 तक हो रखा है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पे चले जाइए, ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ड्राइंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको इसके पीछे के 5 पार्ट बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। आज का प्लस इसके पीछे का 5 पार्ट आपको मिल जाएंगे। और अगर आप इनका PDF डाउनलोड करना चाह रहे हो तो वो आपको मिलेगा इस वेबसाइट पर www.globalit.org। इस वेबसाइट पर जा करके आप आज का PDF प्लस इसकी पहले का PDF बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। डाउनलोड कैसे करना है, तो जब आप अपने मोबाइल में ये वेबसाइट ओपन करोगे www.globalit.org, तो आपके फ़ोन में जब ये वेबसाइट ओपन होगा ना तो फ़ोन में आपके राइट साइड कॉर्नर में ऊपर की तरह ऐसे 3 लाइनें बनी होंगी, ठीक है। इन लाइनों पर आप क्लिक कर लेना। इन लाइनों पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा, कोर्स लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, 2-3 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन लिखा होगा हिंदी में कोर्स। आप कोर्स पे क्लिक कर लेना। कोर्स पे क्लिक करेंगे तो फिर 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, और उसी में लिखा होगा हिंदी में इंजीनियरिंग ड्राइंग। आपको किस पे क्लिक करना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पे क्लिक करना है। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लेना, आपको PDF वहाँ से बिल्कुल आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। प्लस इसके अलावा अगर आप और भी, जैसे मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, इनमें से किसी का भी PDF डाउनलोड करना है तो आप इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसी ऑप्शन पर जाकर, ठीक है। 3 लाइनें पे क्लिक करना है, कोर्स ऑप्शन दिखेगा, कोर्स पे क्लिक करेंगे तो सारे कोर्सेज आपको दिखाई देंगे। जिसका भी डाउनलोड करना है आप वहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इस वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। आप उसी माध्यम से कोर्स वाले ऑप्शन में जा करके वहाँ से ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस प्रकार की लाइन पतली तथा हल्की होती है, ठीक है। कौन सी लाइन हमारी पतली होती है और हल्की होती है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा, कंस्ट्रक्शन लाइन। जो हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन होती है ना, वह आपकी कैसी होती है, तो वह थीन होती है, पतली होती है, थीन होती है और लाइट होती है, हल्की होती है। थीन का मतलब पतली चलती है और हल्की दिखती है, कॉपी पे गाढ़ी नहीं होती है। गाढ़ापन होता है उसे डार्क बोलते हैं, ड्राइंग में डार्क बोला जाता है, मतलब गाढ़ापन, जब पेंसिल गाढ़ी चलती है। और जब हल्की चलती है तो उसे लाइट बोलते हैं। तो यह जो होती है हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन, यह थीन और लाइट होती है। अगर वहीं पे बात करें सेंटर लाइन की, तो सेंटर लाइन भी हमारी थीन होती है, लेकिन उसके साथ में डार्क होती है। क्या होती है, थीन के साथ साथ यह हमारी डार्क होती है। और अगर वही बात करें विजिबल लाइन्स की, ठीक है, सेंटर लाइन आप लोग जानते होंगे डैश डैश के द्वारा दिखाया जाता है, बीच में डॉट दे करके, ठीक है। तो थीन और डार्क होती है, और इसे शॉर्ट डैश के द्वारा हम लोग दिखाते हैं। किसको, सेंटर लाइन को। अगर सिर्फ डैश डैश के द्वारा दिखाएंगे तो हिडन लाइन हो जाएगा। सेंटर लाइन एक बड़ी लाइन, बीच में गैप, डॉट लगाते हैं, बड़ी लाइन, बीच में गैप, डॉट, ऐसे करके, ठीक है, सेंटर लाइन होती है हमारा। और विजिबल लाइन्स क्या होती है, विजिबल लाइन्स मतलब आउटर लाइन। किसी भी ड्राइंग को बनाते समय जो उसका बाहरी लाइन होता है, किसी भी ड्राइंग को बनाते समय, ड्रॉ करते समय ड्राइंग की सबसे बाहरी लाइनें जो होती है वही हमारी विजिबल लाइन्स कहलाती है, या ऑब्जेक्ट लाइन या आउट लाइन भी कहते हैं। तो जो ये वाली लाइन होती है हमारी, ये सबसे डार्क खींची जाती है, मतलब ये मोटी भी होती है और डार्क भी होती है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डार्क या लाइट लाइन खींचना है, ठीक है, लाइट लाइन खींचना हो या डार्क खींचना हो, तो ये आपको डिपेंड करेगा पेंसिल पे। वो भी पेंसिल में कौन सी पेंसिल हार्ड और सॉफ्ट होती है। तो मैंने आपको बताया था कि पेंसिल जितनी हार्ड होगी वो उतनी हल्की चलेगी। हार्ड पेंसिल हल्की चलेगी, लाइट चलेगी। और आपको गाढ़ापन चाहिए, डार्क चाहिए, तो आपको सॉफ्ट पेंसिल यूज करनी पड़ेगी। अगर सॉफ्ट पेंसिल होगी, सॉफ्ट ग्रेड की जो भी पेंसिल है वह हमारी क्या होंगी, वह हमारी गाढ़ी चलेंगी, डार्क चलेंगी। और अगर हल्की चलाना है तो उसके लिए हमें हार्ड ग्रेड की पेंसिल चाहिए होगा, वो हल्की चलेगी, ठीक है। तो आपको ये सारी लाइनें समझ में आ गई होगी। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम यहाँ पे क्वेश्चंस को रटते नहीं है, पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ने का तात्पर्य यह है कि जैसे अब आप यहाँ पे आपको लग रहा हो कि यार एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया, कई लोग बोलते रहते सर एक क्वेश्चन में इतना टाइम। एक क्वेश्चन में टाइम नहीं लगा, आपने यहाँ पे कितने 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व किए,
एक क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया, 3 क्वेश्चन सॉल्व किया। और पढ़ना इसे कहते हैं कि मतलब सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ना। आपने बुक नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको उतना पढ़ा देता हूँ जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज भी करें तब भी आप क्वेश्चन को कर पाओ। ऐसा नहीं है कि अगर सेम टू सेम नहीं है, थोड़ा सा चेंज किया तो आप यहीं पे क्या कह रहे यार ये क्या हो गया तो खत्म हो गया काम, ऐसा नहीं होगा। आप अगर ऐसे समझ के पढ़ोगे तो चेंज भी करेगा तब भी आप कर पाओगे, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि कैसा लग रहा है, आप लोग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, और इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता भी हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, कि अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज भी करता है, जैसे हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया, आप देखोगे अगर सही से होते तो आप 50 की जगह लगभग 100-150 क्वेश्चन समझ चुके होंगे, क्योंकि मैं सारे ऑप्शन को बताता हूँ, ठीक है। अगला है टेक्निकल ड्राइंग के उल्लेख के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ सामान्य शब्द है। कि जो टेक्निकल ड्राइंग होता है हमारा, जो टेक्निकल ड्राइंग हम यूज करते हैं अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में, अपने टेक्निकल क्षेत्रों में, टेक्निकल ड्राइंग का मतलब यही हो गया, जैसे सिविल वाला जो पार्ट होता है ना, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, सब में वो टेक्निकल ड्राइंग यूज की जाती है, ठीक है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में हम लोग टेक्निकल ड्राइंग यूज करते हैं, तो उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ जनरल वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, वो कौन से हैं वही पूछ रहा है। कि ड्राफ्टिंग का वर्ड का यूज किया जाता है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का यूज किया जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का यूज किया जाता है, उपरोक्त सभी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, तो मैंने चारों पे टिक लगा दिया, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। भाई हम जब टेक्निकल ड्राइंग पढ़ते हैं या यूज करते हैं तो उसमें ड्राफ्टिंग वर्ड भी यूज में आता है। अब मिनी ड्राफ्टर का नाम सुनते हैं, ड्राफ्टिंग स्केल होता है, तो ड्राफ्टिंग वर्ड भी हम यूज करते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स यूज करते हैं, और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सारे वर्ड हमारे ड्राइंग में यूज किए जाते हैं टेक्निकल ड्राइंग में, इसलिए उपरोक्त सभी हमारा ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा कार्य डिवाइडर के द्वारा नहीं किया जाता है। रेखाओं तथा वक्रों को अनेक समान भागों में विभाजित करना। डिवाइडर समझ रहे हैं ना, कंपास होता है, डिवाइडर होता है। कंपास में क्या होता है आपका, कंपास इस टाइप से होता है, इधर आपका बना होता है इस टाइप से, एक साइड क्या रहता है छोटा रहता है और एक साइड आपका लंबा रहता है, और इधर नुकीली नोक होती है, और इधर हम क्या लगाते हैं, इसमें यहाँ लगाने के लिए दिया होता है, यहाँ पे हम लगाते हैं पेंसिल। तो एक साइड पेंसिल लगती है और एक साइड नोक लगता है, मतलब नोक रहता है सुई की नोक की तरह पतला सा होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपास बोलते हैं, कुछ लोग लंगड़ा प्रकार भी बोलते हैं। जबकि डिवाइडर में क्या होता है, डिवाइडर हमारा इस टाइप से होता है, इसकी लेग, और इसके दोनों साइड ही नुकीली नोक होती है, इसमें कोई पेंसिल नहीं लगता है, इसमें कोई भी पेंसिल नहीं लगती है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस हमारा कंपास में और डिवाइडर में, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइडर की बात कर रहा है, मतलब जिसके दोनों साइड में नोक होती है, ठीक है। तो इसके द्वारा पूछ रहा है डिवाइडर के द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता। रेखाओं तथा वक्रों को अनेक समान भागों में विभाजित करना। ये काम कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई रेखा है या कोई वक्र है, इसको समान भाग में बांटना है तो हम डिवाइडर लेते हैं, उसका दोनों साइड नोक होता है और उसके नोक को ऐसे चुभोते जाते हैं, ऐसे ऐसे, और वहाँ पे क्या होता है निशान लगता जाता है और हम रेखाओं को समान बराबर भागों में बांट लेते हैं। या वक्र है, इस पर भी दोनों नोक को ऐसे चुभोते जाएंगे, ऐसे ऐसे निशान लगता जाएगा, निशान पे निशान, निशान पे निशान, निशान पे निशान, और हम उसे बराबर भागों में बांट लेंगे। मतलब ये पहला ऑप्शन सही है, रेखाओं तथा वक्रों को अनेक समान भागों में विभाजित करना। यह काम डिवाइडर के द्वारा किया जा सकता है, जबकि यहाँ पूछा डिवाइडर के द्वारा नहीं किया जाता है, मतलब कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। अगला है मापन को ड्राइंग के एक भाग से दूसरे में स्थानांतरित करना। कहने का मतलब है, मान लीजिए एक लाइन है आपके पास यहाँ पे, एक लाइन है आपके पास यहाँ पे, और इसकी डिस्टेंस दी हुई है यहाँ से, यहाँ मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, और आपको इस लंबी लाइन पे भी वही जो यहाँ पे डिस्टेंस सेम यही निशान यहाँ पे लगाना। मतलब इस माप को आप इस लाइन पे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे, अपने कंपास के नोक को फैलाओगे, यहाँ पे दोनों को दूरी भर लोगे और यहाँ से उठा करके यहाँ पे ऐसे सेम टू सेम लगा दोगे। तो हमने इस माप को कंपास की मदद से, डिवाइडर की मदद से इस माप को यहाँ से उठा करके यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो यही कह रहा है कि मापन को ड्राइंग के एक भाग से दूसरे में स्थानांतरित करना। तो ये काम भी हम डिवाइडर की मदद से कर ले रहे हैं, तो ये वाला भी ऑप्शन सही है। जबकि यहाँ पूछ रहा है कि डिवाइडर के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला है पूर्ण आकार, मतलब फुल साइज होता है आपका, न्यूनतम आकार मतलब रिड्यूस साइज होता है, और विस्तारित आकार जिसे हम कहते हैं इनलार्ज साइज, ठीक है। कंप्लीट साइज होता है आपका, ये आपका क्या होता है रिड्यूस साइज होता है, और ये आपका इनलार्ज साइज होता है, बड़ा साइज में बनाना, ठीक है। या सेम उसी आकार में, कंप्लीट साइज में उसी आकार में बनाना। तो आपको जो कंपास होता है उसकी मदद से हम किसी भी ड्राइंग के साइज को कम
मतलब उसी साइज का छोटा या बड़ा नहीं बना सकते। कंपास की मदद से ऐसा संभव नहीं है। वो हमारी स्केल यूज की जाती है, हम लोग मापनी वगैरह यूज करते हैं, उसकी मदद से हम मान करके किसी भी ड्राइंग को उसके साइज से छोटा या बड़ा बनाते हैं। ड्राइंग जैसे कोई छोटी पेंच है, कोई छोटी चीज़ें है, तो उसको भाई ड्राइंग पे बिल्कुल जितना एग्जैक्ट साइड 1 mm का बना देंगे, तो उसमें किसी को क्या दिखाएंगे कि उस पर थ्रेड क्या काटना है, क्या करना है। तो जब छोटी चीजें होती है तो उन्हें ड्राइंग पे बड़ा आकार का बनाया जाता है। लिखा जाएगा यहाँ से यहाँ 1 mm ही, क्या लिखा जाएगा 1 mm ही, लेकिन ड्राइंग आपकी बड़ी होगी, लेकिन दिखाएंगे कि यह 1 mm की है। तो उसको कहते हैं इनलार्ज साइज की, मतलब जो वास्तविक साइज था उससे हमने बड़ा बना दिया, तो उसको इनलार्ज साइज बोलते हैं। रिड्यूस कब होता है, जो वास्तविक साइज उससे छोटा। जैसे किसी बस की आपको ड्राइंग बनानी है, किसी घर की ड्राइंग बनानी है, घर आप बनाएंगे कि यहाँ से लेकर के 60 फीट लंबा है, 40 फीट चौड़ा है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप पेपर लोगे और रियल में उस पर 60 फीट की लाइन खींच दोगे। 60 फीट की लाइन खींचने के लिए मतलब आपको बहुत बड़ा पेपर चाहिए होगा, 2-3 लोग क्या मतलब 10-20 लोग लग जाएंगे, वो पेपर को फैलाएंगे, उस पर पकड़ करके आप लाइन खींचोगे और फिर उसे लपेटेंगे ना। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है कि उस ड्राइंग को छोटा बनाया जाता है। मतलब 100 फीट का आपका मकान है, लेकिन आप एक छोटा सा A4 साइज पेपर लोगे और उस पर ही एक लाइन खींच दोगे 10 सेंटीमीटर का और लिख दोगे कि यह 100 फीट का है, ठीक है, यह 100 फीट का। तो इस तरह से बड़े मकान को छोटे से कागज पर, मतलब हमने उसके साइज को घटा दिया, तो उसी को रिड्यूस आकार कहते हैं। और अगर सेम साइज का बना दिया जाए तो ये पूर्ण आकार होता है, कंप्लीट साइज होता है। तो यह हम जो है कंपास के द्वारा नहीं कर सकते हैं। अगला है तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा ना, कि कौन सा काम, सॉरी डिवाइडर के द्वारा मिस हो जा रहा है, डिवाइडर कंपास में ना, डिवाइडर के द्वारा यह काम नहीं किया जा सकता। कौन सा, ऑप्शन सी वाला, ठीक है। ड्राइंग पर समान दूरी वाली सीरीज को स्टेप ऑफ करना, तो देखिए समान दूरी बांट ही ले रहा है, आप देखिए ना, मैंने बताया ना डिवाइडर द्वारा समान दूरी में बांटा जा सकता है, सीरीज के रूप में होगा तभी उसे स्टेप ऑफ किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी भी सही रहेगा, ठीक है। तो यही एक काम है जो डिवाइडर के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है आइसोमेट्रिक ड्राइंग में 2 एक्सेज अभिलंबवत होते हैं। नहीं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में क्या होता है, आइसोमेट्रिक इस टाइप से होता है ना, मान लीजिए कोई क्यूब बना हुआ है आइसोमेट्रिक वाला, ये क्यूब हम लोग बना लेते हैं और एक लंबवत लाइन हो जाएगी, ठीक है, ये भी लंबा, ये भी लंबा, इस टाइप से होता है। तो अगर यहाँ पे एक सीधी लाइन खींची जाए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा, ठीक है, तो जो होता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग हमारी यही होती है, जिसमें एक ही फिगर में जब हमें वस्तु दिखाई दे, ठीक है। और आपका ऑर्थोग्राफिक में क्या होता है कि फ्रंट और साइड तीनों को अलग अलग बनाया जाता है। तो जो हम फ्रंट और साइड मतलब जो ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हैं, उसमें जो होती है एक्सेज हमारी अभिलंबवत होती है। दोनों एक्सेज क्या होती है, एक दूसरे के लंबवत, लंबाई चौड़ाई वाली, ऊंचाई चौड़ाई वाली, सब दोनों एक दूसरे के अभिलंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। किसमें होती है, ऑर्थोग्राफिक में होती है। जबकि यहाँ आइसोमेट्रिक की बात कर रहा है, तब तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये तो नहीं होता है। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, तो अगर हम इसके एक्सिस को मापना चाहें तो देखिए जो हमारी इसमें एक्सिस बनती है, एक एक्सिस, 2 एक्सिस, 3 एक्सिस होती है। एक एक्सिस हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल होती है, जो कि 90 डिग्री पे होती है, एक तरह से कह सकते हैं ना। एक एक्सिस हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल होती है और 2 एक्सिस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे होती है, 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर। अगर 30 30 60 हो गया तो ये बीच में कितना बचा, बीच में टोटल 120 बचा, यही ना, मतलब 60 इधर 60 इधर। भाई टोटल सीधी लाइन है तो 180 होना चाहिए, 30 इधर 60 निकल गया, तो 180 में से 60 निकला तो ऊपर वाला क्या बचा, 120। तो जो हमारी आइसोमेट्रिक ड्राइंग में होता है, दोनों लाइनें 30-30 डिग्री पे और एक वर्टिकल होती है, कह लीजिए 90 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। और ऊपर वाली बात करें, ऊपर जो यहाँ पे तीनों एक्सिस मिल रही है शीर्ष पे ऊपर, तो ये वाला भाई 120 डिग्री, ये वाला भी 120 डिग्री और ये वाला भी 120 डिग्री, तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री पे होती है जब हमारी आइसोमेट्रिक ड्राइंग में ऊपर जो घन में हमारे मिलते हैं, ठीक है। तो 120 120 240 और 120 360 कंप्लीट 360 होता है एक सर्कल का, तो यहाँ पे पूरा गोला बनेगा तो 360 हो जाएगा। तो ये तीनों 120 की होती है और यहाँ पे इस तरह से 30-30 और ये 90 वाला रहता है, वर्टिकल रहता है। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग में होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा कह रहा है कि सही मापन केवल आइसोमेट्रिक एक्सेज के समांतर किया जा सकता है। आइसोमेट्रिक की जो एक्सेज है, अगर हमें सही माप लेना है किसी भी ड्राइंग का, आइसोमेट्रिक ड्राइंग का, तो उसका सही माप कैसे लेंगे, तो जो एक्सिस है इसके समांतर इसको मापेंगे, इसके समांतर। भाई अगर स्केल को आप सीधा कर दोगे तो माप गड़बड़ा जाएगी ना, गलत हो जाएगी। गड़बड़ा जाने का मतलब क्या है, गलत हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा आपका तिरछी लाइन है,
तो अगर आप इसको स्केल की मदद से नापोगे तो जैसे ही हमारी एक्सिस है आइसोमेट्रिक की अगर ये तिरछी है तो जस्ट इसी के पैरेलल इसके ले जाएंगे तब इसकी सही माप ले पाएंगे। तो ये सही कह रहा है कि सही मापन केवल आइसोमेट्रिक एक्सिस, जो भी आइसोमेट्रिक की एक्सिस है, जैसे अब इधर वाली माप लेना है तो इस आइसोमेट्रिक एक्सिस 3 एक्सिस है ना, 1 2 3, ये माप लेने के लिए इस वाली एक्सिस के पैरेलल हम माप लेंगे, इधर की माप लेने के लिए इस वाली एक्सिस के पैरेलल समांतर हम माप लेंगे तब सही आएगा, और जो खड़ी लाइनें हैं उसके लिए इस वाली एक्सिस के पैरेलल हमें लेना पड़ेगा। तो तीनों एक्सिस के पैरेलल हम माप लेते हैं तब हमारे आइसोमेट्रिक ड्राइंग की माप सही आती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में सही मापन केवल आइसोमेट्रिक एक्सिस के समांतर किया जा सकता है। सी वाले में क्या कह रहा था, सभी पृष्ठ असमान रूप से विकृत होते हैं? नहीं, इसमें जो होगा, जो भी पृष्ठ होगा समान रूप से, विकृत मतलब बदलना, डिस्टोर्जन। मैंने ये वाला क्वेश्चन पीछे कराया था, वहां पे उल्टा था, वहां पे पूछ रखा था कि क्या होता है, तो वहां पे ऑप्शन में दिया था सभी पृष्ठ समान रूप से विकृत होते हैं, तो हमने वही वाला सही किया था कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में अगर एक घन सममिति में, पीछे क्वेश्चन आया था कि एक घन सममिति में क्या होता है जो चित्र में, तो सभी पृष्ठ समान रूप से विकृत होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या बोल दिया, सभी पृष्ठ असमान रूप से विकृत होते हैं। तो यह वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी पृष्ठ, सारे पृष्ठ समान रूप से कम या ज्यादा होंगे। ऐसा नहीं कि एक कम हो जाएगा एक ज्यादा हो जाएगा, या तो हम सबको घटाएंगे या तो सबको बढ़ाएंगे, इन लार्ज और जो मैंने बताया था आपको रिड्यूस करना, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑप्शन भी सही मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है, निम्न में से कौन सा पब्लिकेशन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा, जिसमें किया जाता है, किसके द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS के द्वारा, ठीक है, कौन सा किया जाता है जिसमें लाइन कन्वेंस और लेटरिंग की विस्तृत, ठीक है, लेटरिंग जो हम करते हैं ABCD जो लिखा जाता है ना, लेटरिंग होती है, तो उसकी बात कर रहा है, और लाइन कन्वेंस की बात कर रहा है। लाइन कन्वेंस का मतलब हो गया लाइनों को दिखाने के लिए जो हम चिन्ह यूज करते हैं। कन्वेंस का मतलब सिंबल होता है, जैसे नहीं होता है कि भाई मेटल के लिए, लकड़ी के लिए अलग अलग सिंबल है, और लिक्विड है तो उसके लिए अगर ऐसे बना करके ऐसे बना दिया गया है तो ये हमें लिक्विड के सिंबल को दिखाएगा, किसमें, ड्राइंग में, तो इससे कन्वेंस सिंबल बोलते हैं, कन्वेंस सिंबल बोलते हैं। तो वैसे लाइन के लिए जो कन्वेंस सिंबल होता है और जो लेटरिंग वगैरह के लिए जो हम ABCD लिखते हैं, ठीक है, उनके लिए जो किया गया है, तो BIS जो है हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो ये कौन से द्वारा किया गया है कि SP 46 है, BIS 9609 है, ASMEI है, ISO 2009 है, तो मतलब किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए सही होगा, SP 46 BIS SP 46 के द्वारा लाइन कन्वेंस और लेटरिंग की विस्तृत तकनीकें शामिल होती है, ठीक है। और इसी में हमारा ड्राइंग शीट का फोल्डिंग भी आता है। ड्राइंग शीट, जैसे कई सारी ड्राइंग शीटें हो जाती हैं तो उन्हें कैसे फोल्ड किया जाए दोनों साइड फिगर वगैरह कि वो खराब ना हो, तो ड्राइंग शीट की फोल्डिंग करने के लिए भी BIS SP 46 के अंतर्गत ही दिया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। ड्राइंग शीट को फोल्डिंग करना हो या फिर ये लेटरिंग वगैरह का है, लेटरिंग की डिटेल्स, लेटरिंग की मतलब अक्षरण, ABCD जो लिखा जाता है, अक्षरण की डिटेल और लाइन कन्वेंस, ये सब SP 46 के अंतर्गत आएंगे। BIS 9609 जो है ये हमारा लेटरिंग के लिए भी ये भी यूज किया जाता है, अक्षरों की चौड़ाई वगैरह के लिए स्पेशल ना, मार्क मतलब मार्क द विड्थ ऑफ लेटरिंग, अक्षरों की मार्क द विड्थ ऑफ लेटरिंग, उनकी पहचान के लिए हम BIS 9609 यूज करते हैं, और बाकी इस टाइप के नहीं यूज होते हैं, मेन हमारा 2 ड्राइंग में यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कौन एक कोटिपूरक कोड है, दिए गए चित्र में कौन सा एक कोटिपूरक कोड है, ठीक है। कोटिपूरक और संपूरक 2 चीजें होती हैं, ठीक है, कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक, मतलब पूरा ले लीजिए, और कंप्लीमेंट्री कोटिपूरक को कहते हैं। तो कोटिपूरक का मतलब है कंप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है, तो जब 2 कोणों का योग, 2 कोणों का योग कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, मतलब जब 2 एंगल को हम लोग जोड़े, उनका योग करें और हमें क्या प्राप्त हो, 90 डिग्री प्राप्त हो, तो उसे बोलते हैं कोटिपूरक कोण, कंप्लीमेंट्री होता है हमारा, ठीक है। सप्लीमेंट्री कब होता है, जब 2 कोणों का योग, 2 कोणों का योग, याद कर लीजिएगा इस चीज को, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, 180 डिग्री हो जाए, तो इसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री या फिर संपूरक,
समपूरक कोण, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कोटि पूरक पूछ रखा है, मतलब इस फिगर में से कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें दोनों एंगल को जोड़ने पर वो 90 डिग्री का होगा। जैसे इसमें देखिए यह लाइन इधर गई हुई है, एक एंगल यह है, एक एंगल यह है, तो इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जब दोनों को अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा बीटा को जोड़ेंगे तो जब भी होगा या 90 से ज्यादा, क्योंकि 90 यहाँ पे होता, ये वाला और ये वाला जोड़ते तो 90 होता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक लाइन यहाँ इधर दी हुई है और एक लाइन इधर, तो बहुत ज्यादा हो गया ना, यह वाला एंगल और यह वाला एंगल जो है आपका ये और ये, तो यहाँ देख रहे हैं ज्यादा बाहर निकल गया, सीधा रहता तब 90 डिग्री होता ना, 90 से ज्यादा हो जाएगा, ये अधिक कोण वाला हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सीधी लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है और इधर है, तो ये एंगल और ये एंगल जब दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 के बराबर होगा, क्योंकि इसी को तो 90 बोलते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये एंगल क्या होगा हमारा 90 डिग्री। तो जब इन दोनों कोणों को जोड़ा जाएगा, अल्फा को प्लस बीटा को, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, 90 के बराबर होंगे। और हमें मालूम है कि दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो वही हमारा कोटि पूरक होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए लिखा हुआ है, ऑप्शन बी लिखा है, सी लिखा है और डी लिखा है, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री बना रहा है, फिगर में दिख रहा होगा आपको 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सी वाले में देख रहे हैं ये बिल्कुल सीधा है, सीधी लाइन है और एक लाइन बीच में खींच दी गई है, तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों मिलाकर टोटल कितना होगा, जो सीधी लाइन होती है इसे सरल कोण कहते हैं और इसका पूरा एंगल 180 होता है। अगर पूरा सर्कल बन जाता, पूरा सर्कल बन जाता ऊपर और नीचे, तब तो कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। लेकिन आधा ही सर्कल सिर्फ ऊपर वाला बन रहा है, एक सीधी लाइन पे सिर्फ ऊपर वाला बनेगा, इसलिए उसका आधा हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। और यहाँ पे क्या दो कोण को जोड़ने पे 180 हो रहा है, इस अल्फा वाले को और इस बीटा वाले को। तो मैंने बताया था जब दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या सप्लीमेंट्री वाला है। और यह क्या है, यह न्यून कोण है, क्योंकि यहाँ पे अगर खींचते लाइन तब 90 डिग्री होता, लेकिन यह लाइन दोनों इसकी कम ही है, एक लाइन है एक लाइन है, तो इसका मान जब दोनों को जोड़ेंगे तो जब भी होगा 90 से कम रहेगा, और 90 डिग्री से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये न्यून कोण हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, ये अधिक कोण हो गया, और ये आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, कोटि पूरक कोण, ठीक है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आगे है, नीचे दिए गए चित्र में समचतुर्भुज की पहचान कीजिए। समचतुर्भुज रंबस बोलते हैं इसे, ठीक है। और एक होता है समलंब चतुर्भुज, एक होता है समलंब चतुर्भुज। उसका जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। उसमें ऊंचाई लेते हैं क्योंकि उनमें चारों भुजाएं जो होती हैं, दो भुजाएं आमने सामने की समांतर होती हैं और दो तो समांतर भी नहीं होती है, जबकि समचतुर्भुज में दोनों भुजाएं आमने सामने की एक दूसरे के समांतर रहती है। जैसे देखिए ये वाला क्या हो जाएगा आपका, यह तो एक आयत टाइप का बन गया, ठीक है। और यह देखिए ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं और ये दोनों भी भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं और इसके विकर्ण यहाँ पे खींचे गए, ठीक है। इसके विकर्ण आपस में बराबर होंगे, विकर्ण आपस में बराबर होंगे, वो ये आपका आयत है, जबकि इसका विकर्ण आपस में बराबर नहीं। अगर सभी भुजाएं बराबर रहती तो वर्ग हो जाता, लेकिन इसके सभी भुजाएं बराबर नहीं है, लंबाई चौड़ाई है, तो जब इस टाइप के होता है, जैसे ऐसे खींचेंगे तब तो तुरंत आप पकड़ लेंगे आयत है, लेकिन फिगर को खड़ा कर दिया तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वही बात है ना, ऐसे रखिए या ऐसे रखिए, दोनों केस में आयत ही रहेगा। तो यह क्या है, आपका आयत है, इसमें जो विकर्ण बराबर रहते हैं। और यह है आपका समचतुर्भुज, इसमें दोनों भुजाएं आमने सामने के एक दूसरे के समांतर रहते हैं और यह विकर्ण होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि रैम्बस समचतुर्भुज कौन सा है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी वाला पहचान ही रहेंगे, त्रिभुज है, पहला आयत हो गया, तीसरा त्रिभुज हो गया, और चौथा क्या है, तो इसमें देखिए ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर है और यह दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर नहीं है। तो यही जो होता है हमारा समलंब चतुर्भुज होता है। इसका क्षेत्रफल निकालने का अलग फार्मूला होता है, 1/2 इंटू ऊंचाई होता है आपका और समांतर भुजाओं का योग होता है। तो ये जो दोनों एक दूसरे के सामने दिख रहे थे, इन भुजाओं की लंबाई को आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्यम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल निम्न में से कौन है। मध्यम सॉफ्ट ग्रेड की बात कर रहा है कि कौन सी है, सॉफ्ट मीडियम ग्रेड, ठीक है। तो मैंने आपको पेंसिल के बारे में पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारी सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिलें होती हैं, सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिलें होती हैं, वह जनरली बी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और वह, ठीक है, 2B से 7B तक आती हैं। और हार्ड ग्रेड की जो पेंसिलें होती हैं उनको S से दिखाया जाता है, S से हार्ड ग्रेड वाली, और वह 4S से जनरली 9S तक होती है हार्ड ग्रेड वाली।
और भी मतलब जैसे यस से ही शुरू हो जाता है, सॉरी अगर इन्हें अगर अलग अलग ना बांटा जाए तो देखा जाए तो ये एस से ही शुरू हो जाता है और सॉफ्ट वाला जो है हमारा वह बी से ही शुरू हो जाता है। फिर इनको थोड़ा बहुत मीडियम में और इधर उधर इन्हें थोड़ा बांटा गया, कन्वर्ट किया गया। तो जो सॉफ्ट ग्रेड वाली होती है बी से शुरू होती है 7B तक, ये एस से शुरू होती है 9S तक, ठीक है। तो सबसे सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल कौन सी है, कौन सी पेंसिल सबसे अधिक सॉफ्ट होगी, तो 7B, यह सबसे अधिक सॉफ्ट होती है, सबसे अधिक सॉफ्ट। सबसे अधिक हार्ड कौन सा होता है, तो 9H, यह सबसे अधिक हार्ड होता है 9H, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान देना क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सॉफ्ट मध्यम मतलब मीडियम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल कौन सी है, क्या मीडियम सॉफ्ट ग्रेड। देखिए मीडियम सॉफ्ट ग्रेड कब बनेगा, अपने हिसाब से सोचिए आप लोग कि भाई एक तो सॉफ्ट ग्रेड हो गया, एक हो गया हार्ड ग्रेड। सॉफ्ट ग्रेड हो गया मुलायम वाली, हार्ड ग्रेड हो गया हार्ड वाला। और अगर वो कहे कि मीडियम सॉफ्ट बनाइए, मतलब ना ही सॉफ्ट रहे मतलब मीडियम सॉफ्ट है, सॉफ्ट ना रहे, तो मीडियम कब होगा, जब भाई ये सॉफ्ट वाला है या हार्ड वाला है, इसका मीडियम वाला जो सॉफ्ट वाला सबसे कम वाला सॉफ्ट मिला दिया जाए, मतलब ये जो बी वाला है, और हार्ड वाला भी ये वाला मिला दिया जाए, सबसे कम वाला सॉफ्ट और सबसे कम वाला हार्ड, जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो मीडियम सॉफ्ट की बन जाएगी। तो जैसे इसमें क्या है H है और उसमें क्या है B है, HB पेंसिल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सबसे ज्यादा यही यूज होती है, जनरली मार्केट में मिलती भी HB पेंसिल। हार्ड वाले को और सॉफ्ट वाले H और B को मिलाया HB बन गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियम सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, मीडियम सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल क्या होती है, HB होती है, ठीक है। H क्या है, तो H हार्ड वाले में आएगा, ठीक है, लेकिन मीडियम हार्ड में रहेगा। मैंने बताया ना कि इनमें से कुछ हार्ड करके दूसरे ग्रेड में रखा गया तो मीडियम हार्ड में आता है। H से है हार्ड ही रहेगा लेकिन मीडियम हार्ड रहेगा। 2H जो होगा ये हमारा हार्ड में आएगा। 9H ये सबसे अधिक हार्ड होता है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। H हमारा मीडियम में आ जाएगा, 2H हार्ड में आ जाएगा। जो HB है तो ये सॉफ्ट और हार्ड दोनों को मिलाया गया तो यही मीडियम सॉफ्ट के अंतर्गत आती है, ठीक है। और मीडियम हार्ड पूछे तो H, मीडियम सॉफ्ट पूछेगा तो HB। एक क्वेश्चन दोनों आया हुआ है, एक बार मीडियम हार्ड पूछा हुआ है, एक बार क्वेश्चन में मीडियम हार्ड भी पूछा हुआ, तो मीडियम हार्ड के लिए H रहेगा और मीडियम सॉफ्ट के लिए HB रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुभुजों को उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर जाना जाता है, निम्न में से कौन सा स्पॉट चित्र हेप्टागन है, ठीक है। जो बहुभुज होते हैं, बहुभुज मतलब जिनकी बहुत सारी भुजाएं होती है, बहुभुज बहुत सारी भुजाएं, इनकी जो भुजाएं हैं, ठीक है, बहुत सारी होती है, उन्हें बहुभुज कहते हैं। तो इन्हें कैसे किस हिसाब से पहचानते हैं, वही दिया होगा कि हेप्टागन को पहचानिए। बहुभुज को जिस हिसाब से आप पहचानते हैं उसी रूप में हेप्टागन को पहचाने। तो आपको पता होना चाहिए कि किसमें कितनी भुजाएं होती है। जैसे त्रिभुज की बात की जाए तो आपको मालूम है त्रिभुज, उसमें क्या होगा, त्रिभुज 3 भुजा होगी त्रिभुज में। फिर आता है हमारा चतुर्भुज, इसमें नाम से ही आ जा रहा है, इसमें 4 भुजा होगी चतुर्भुज में हमारे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा, देखिए जो यहाँ पे दिख रहा है कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 भुजाएं। तो इसको क्या बोलते हैं, पेंटागन। क्या बोलते हैं, पेंटागन। इसमें हमारा 5 भुजा होता है। उसके आगे बात करें भुजाओं के हिसाब से रखा गया, देखिए 5 पेंटागन। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 भुजाएं हैं, तो इसको बोला जाएगा हेक्सागन। याद था ये चीजें, जानते तो अच्छी बात, नहीं जानते तो आप समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान होगा सॉल्व करना। ये देखिए इसमें कितनी भुजा, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल 7 भुजाएं। 7 भुजाओं को हेप्टागन बोला जाता है, ठीक है। पेंटा का मतलब 5 होता है, पेंटा का मतलब 5 होता है, हेक्सा का मतलब 6 होता है, हेप्टा का मतलब 7 होता है। तो यहाँ पे हेप्टा पूछा था, इसका मतलब 7 भुजाओं वाला पूछा था, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा हेप्टागन। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाएं हैं। कितनी है, 8 है। 8 वाले को हम लोग ऑक्टागन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ऑक्टागन यहाँ पे 8 भुजाओं के लिए हो जाएगा, तो उसे ऑक्टागन बोलते हैं। तो इसको आप ध्यान रखना।
नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, नीचे दिए गए रेखा चित्र से हेक्सागोनल पिरामिड पहचानिए। देखिए अब आपके लिए आसान होगा, अगर आपने पीछे वाला क्वेश्चन सही से देखा होगा ना तो इसको आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। ठीक है, पिरामिड आता है, प्रिज्म आता है। पिरामिड में क्या होता है कि जो भी हमारा फिगर होता है उनकी लाइनें ऊपर जाकर के किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। अगर ऊपर जाकर के किसी एक पॉइंट पे सभी भुजाओं का जो प्रोजेक्शन है ऊपर जाकर किसी एक बिंदु पर मिल रहा है तो वह कहलाएगा पिरामिड। प्रिज्म क्या कहलाएगा? प्रिज्म में जैसा बेस होता है वैसा ही टॉप होता है, मतलब ठीक है। अगर नीचे हमारा ऐसे बना हुआ है तो यह ऊपर जाएगा, ठीक है, यह भी ऊपर जाएगा इस टाइप से, और इस भुजा वाला भी जाएगा और इस भुजा वाला भी जाएगा। तो यह बनेगा हमारा थोड़ा सा गड़बड़ होता है ना, इसकी भुजा छोटी रह जाएगी, उल्टा होकर रुक जाएगी, क्योंकि भुजाओं की जो हाइट होती है ना वो नीचे से सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। देखिए यह नीचे है पॉइंट, तो मान लीजिए अगर इसकी लंबाई यहाँ है तो यह पॉइंट इससे ऊपर है तो इससे अपेक्षा अधिक ऊपर निकल जाएगा। यह वाला नीचे है और इस वाले से भी नीचे है तो इसका कम रह जाएगा, और यह वाला इस वाले की अपेक्षा थोड़ा नीचे तो यहाँ रह जाएगा। अब इन्हें आपस में मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। तो जैसी आकृति नीचे वैसे ही ये थोड़ा ज़्यादा नीचे रह गया है, मतलब अगर आप माप के बनाओगे ना पेंसिल वगैरह स्केल से तब ज़्यादा सही बनेगा। थोड़ा मैं ऐसे डायरेक्ट खींच रहा हूँ तो जैसी नीचे आकृति है वैसे ही ऊपर भी बन गई ना, इस टाइप से। जैसी आकृति नीचे थी वैसी ऊपर बन जाएगी। ऐसे ही अगर आपका पेंटागन है तो नीचे पेंटागन तो ऊपर भी ऐसे पेंटागन बनेगा और प्रोजेक्शन सीधी जाएगी। अगर इस टाइप की आकृति है तो उसको प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्रिज्म, इसको बोलते हैं प्रिज्म, ठीक है। और जब किसी एक पॉइंट पे ऊपर जाके मिल जाए तो उसे बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं? पिरामिड। अब कौन सा प्रिज्म, जैसे कब पेंटागन प्रिज्म बोलेंगे, कब हेक्सागन प्रिज्म बोलेंगे, कब हेप्टागन बोलेंगे, तभी मैंने पीछे बताया कि अगर 5 भुजाएं, जैसे 3 भुजा है ना तो ये त्रिभुज वाला पिरामिड है, ये चतुर्भुज वाला पिरामिड है, वर्ग पिरामिड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इसमें क्या है 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, तो यह क्या हो जाएगा? 5 भुजाओं के लिए मैंने बताया पेंटा, तो यह हो जाएगा पेंटागन पिरामिड, ठीक है। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 भुजाएं, और 6 भुजा के लिए क्या यूज होता है? हेक्सा यूज होता है, अभी मैंने बताया था। तो 6 भुजा हो गए तो यह कौन सा हो गया? तो यह हेक्सागोनल पिरामिड हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, हेक्सागोनल पिरामिड ए वाला है। वैसे ही प्रिज्म में भी होता है, जैसे नीचे आकृति बनी हुई है मान लीजिए 5 वाला और ऊपर भी 5 वाला बना होता, नीचे सेम बन जाता तो वो क्या हो जाता? हमारा पेंटागन प्रिज्म हो जाता। अगर नीचे हेक्सागोनल है और ऊपर भी हेक्सागोनल बिल्कुल सीधी लाइनों द्वारा बना होता सेम आकृति तो वह क्या हो जाता? हमारा हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाता। तो इसी तरह से बस प्रिज्म और पिरामिड में यही अंतर है कि प्रिज्म में बेस और आधार दोनों सेम होते हैं, पिरामिड में वो ऊपर जाकर के एक बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। तो शायद ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। रिवीजन करते रहिए, पीछे की चीज़ें आगे की चीज़ें, और वेबसाइट आपको मैंने बता दी है, वेबसाइट पर जाइए www.globaliti.org, वहाँ पे अपना PDF डाउनलोड कीजिए, फ्री टेस्ट भी पढ़ा हुआ है उसको भी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू।